अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजिल आंसर दी मास्टर ट्रेनर। आज हमारा टीचिंग मेथड का 5वां लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर्स में जो चीज़ें डिस्कस की उनको देखते हैं। हमने लेक्चर मेथड डिस्कस किया, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और सिमुलेशन मेथड। इन सारे मेथड्स को हम लोग अपने पिछले 4 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों में से जिन्होंने ये लेक्चर्स हमारे नहीं सुने वो हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें और इन तमाम लेक्चर्स को सुन लें ताकि उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज हम इससे थोड़ा सा हट के चलते हैं। हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, मगर इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सके। वेलकम बैक। आज हम शुरू करने लगे हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर टू अ स्टूडेंट इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड स्टेप्स। यानी पूरी सिचुएशन को टीचर के कंट्रोल में रखते हुए सीक्वेंस वाइज एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के सामने पेश करने का नाम है प्रोग्राम्ड लर्निंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ बेसिकली अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम। स्टूडेंट्स वर्क थ्रू द प्रोग्राम्ड मटेरियल बाय देमसेल्व्स एट देयर ओन स्पीड एंड आफ्टर ईच स्टेप test their comprehension by answering their examination questions or filling in a diagram। यानी स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट इस प्रोसेस में सीखता है और उसको फौरी तौर पर उसका रिज़ल्ट भी मिल जाता है। टीचर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर तो वो सही है तो उसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दिया जाता है और अगर गलत हो जाए आंसर तो स्टूडेंट को वही टॉपिक रिपीट करने के लिए कह दिया जाता है। इसमें बच्चा अपनी स्पीड के मुताबिक, अपने आईक्यू लेवल के मुताबिक पढ़ता है। दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपटीशन कम होता है कि क्लास सारी के साथ मिलकर चलेगा। हम देखते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक क्या कुछ है प्रोग्राम लर्निंग की। इट इज़ अ मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी इनफरादी तौर पर बच्चे को जो हदायत दी जाती हैं, जो पढ़ाया जाता है, वो इस टॉपिक में आता है। जैसे हमने देखा कि रिसर्च मेथड है और रिसर्च करना हर बच्चे के बस की बात नहीं होती। डेफिनेटली इसमें कुछ बच्चे ही होते हैं जो उस टॉपिक को लेकर चलते हैं। इन दिस मेथड प्रेजेंट मटेरियल इन लॉजिकल एंड सीक्वेंस ऑर्डर, यानी जितना भी मटेरियल बच्चे को पढ़ाया जाता है वो लॉजिकली होता है और उसको एक सीक्वेंस के ज़रिए पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि टफ़ चीज़ जो है बच्चे को पहले पढ़ा दी और इजी बाद में, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसके कंसेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली गिव इंफॉर्मेशन बट आल्सो गिव क्वेश्चंस, यानी इसमें बच्चे को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने का सोर्स नहीं बनाया जाता बल्कि उसको क्वेश्चन आंसर करने की तकनीक भी सिखाई जाती है और बच्चे को काफ़ी ग्रिप हासिल हो जाती है। लर्नर कैन लर्न मटेरियल एट हिज ओन स्पीड, यानी अपनी एबिलिटी के मुताबिक बच्चा इसमें सीखता है, अपने आईक्यू लेवल के मुताबिक दूसरों से कंपटीशन नहीं करता। इट इज़ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एवेल्यूएशन, जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसकी डेली बेसिस पे एवेल्यूएशन होती रहती है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है वो साथ साथ ही एवेल्यूएट होता जाता है कि बच्चे को कोई टॉपिक कितना आ चुका है, उसको रिपीट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। इसके बाद है जी हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन होते हैं इसमें, महसूस हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको लेके चलते हैं। ओवर रिस्पॉन्डिंग होता है, यानी फ़ौरी तौर पर जो बच्चा जवाब देता है उसी के मुताबिक उसको नेक्स्ट लेसन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इमीडिएट फीडबैक, वही बात आ गई कि फ़ौरी तौर पर उसको रिस्पांस मिल जाता है। सवाल ठीक है जो तो उसको इनकरेज कर दिया जाता है और अगर बच्चे ने जवाब गलत बताया है तो उसको लेसन दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। लॉजिकल ग्रेडेड होती है और सेल्फ पेसिंग है, बच्चे ने अपने आप को देखते हुए सीखना होता है और अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक सीखना होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। लीनियर इंस्ट्रक्शन है और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है। ये दोनों इंतहाई अहम इसके टॉपिक्स हैं, इनको हम ज़रा तफसील से देखेंगे। सबसे पहले है जी लीनियर इंस्ट्रक्शन। द लीनियर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने इस
की बुनियाद रखी। इन्होंने क्या किया जी, इट इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अपीयर इन नेचर। द लर्नर स्टार्ट्स फ्राम हिज इनिशियल बिहेवियर एंड मूव्स टू द टर्मिनल बिहेवियर फॉलोइंग ए स्ट्रेट लाइन। कहते हैं जी, इंसान जो भी बच्चा है वो स्टार्ट करता है और उसके पास एक मौजूद बिहेवियर होता है जो पहले से उसकी नेचर के साथ चलता है। अब हमने बच्चे को जो कुछ सिखाना है वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको सिखाते हैं और आस्ता आस्ता उसके रवैये में तब्दीली पैदा होनी शुरू हो जाती है। जो तब्दील शुदा रवैया है उसका वो हमारा टर्मिनल बिहेवियर कहलाता है। जो इनिशियल बिहेवियर है वो उसका नेचुरली बिहेवियर जो कुदरती तौर पर बच्चे का है, और उसमें जो तब्दीली आने के बाद हो गया वो टर्मिनल बिहेवियर कहलाता है। इन अ लीनियर प्रोग्राम द सब्जेक्ट मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल स्टेप्स नोन एज फ्रेम्स। इसमें जितना भी क्वेश्चन बच्चों को सिखाए जाते हैं उन स्टेप्स को फ्रेम्स का नाम दिया जाता है। आगे चलकर हम जितनी भी डायग्राम्स देखेंगे उनमें फ्रेम का वर्ड यूज़ हुआ है, और फ्रेम उसमें आ रहा है कि बच्चे को इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतने स्टेप से गुजारा जा रहा है। इसमें डायग्राम है जी, सबसे पहले द लर्नर इज़ रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली एट ईच स्टेप। इस सारे प्रोसेस में लर्नर जब तक एक्टिव होकर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो अगले स्टेप पर नहीं जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो लीनियर हमारी टाइप है इसमें बच्चा मैथमेटिकली क्वेश्चंस को बहुत जल्दी पिक कर लेता है, और बेसिकली ये कंसेप्ट मैथ को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। हिज रिस्पॉन्स इज़ इमीडिएटली कन्फर्म्ड बिफोर ही गोज़ टू द सेकेंड फ्रेम। यानी फर्स्ट स्टेप पर उसने जो आंसर दिया है वो ठीक होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, यानी नेक्स्ट फ्रेम में जाएगा, और उस तरह सेकंड फ्रेम में, थर्ड फ्रेम में या फोर्थ फ्रेम में चलता जाएगा, और जहाँ पे वो रुक जाएगा वहीं पे उसको लेसन को रिपीट करना पड़ेगा। इट इज़ री इन्फोर्स इज बिहेवियर, उसके रवैये में तब्दीली पैदा होगी। बाय प्रोसीडिंग फ्राम वन स्टेप टू अनदर द लर्नर मे बी एबल टू एक्वायर द डिज़ायर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी अगले कदम पर, अगले फ्रेम में दाखिल होने से पहले बच्चे ने जो सीखा हुआ है वो उसको अपने रवैये से साबित करना पड़ेगा कि मेरे रवैये में ये तब्दीली आ चुकी है या मैं ये सब सबक सीख चुका हूँ। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसमें प्राइमरी बिहेवियर है सबसे पहले। बिलफर्ज हम इसको मैथ के कंसेप्ट में ले जाते हैं कि प्राइमरी बिहेवियर बच्चे को 2 + 2 = 4 ये करना पहले से आता है, ये इसका प्राइमरी बिहेवियर है, शुरू से उसको चीज़ समझ में आ चुकी है। उसके बाद फ्रेम्स बने हुए हैं कुछ, फ्रेम 1 2 3 4 5। हमने 2 के साथ 3 को प्लस कर लिया और 2 + 3 = 5, और उसके साथ एक और डिजिट को बढ़ा लिया 2 + 2 + 2। यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स को कर लिया, ये इसका फ्रेम 1 में चला गया। बच्चा इसको कर लेगा तो उसको फ्रेम 2 में चला जाएगा, आस्ता आस्ता डिजिट्स बढ़ा लिए जाएंगे। ये सारा प्रोग्राम लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसमें जितने भी स्टेप है ये फ्रेम्स की शक्ल में आते हैं, फ्रेम 1 2 3 4, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा उसका लास्ट या टर्मिनल बिहेवियर, कि हम उसको एक ग्रेड में, एक क्लास में मैथ के कितने का सब्जेक्ट कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे या इंग्लिश के कितने कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे, और बच्चे ने वो सीख कर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अप्लाई किया है। इसको हम पाथ ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। इसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर इंस्ट्रक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम। लॉजिकल सीक्वेंसेस में होता है, यानी स्मॉल स्टेप्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 4 डिजिट्स की जो मल्टीप्लाई करना डिजिट्स को वो आप पहले सिखा दें और 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना बाद में। बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाना ही लॉजिकल सीक्वेंस कहलाता है। ए स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन ईच फ्रेम, यानी हर स्टेप पर, हर फ्रेम में उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पिछले फ्रेम से ज़्यादा दी जाती है ताकि वो सीख सके फौरी तौर पर। उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि वो एक चीज़ का एक ही आंसर होता है उसमें। ईच लर्नर हैज़ टू फॉलो सेम पाथ, यानी एक ही रास्ते से उसने गुजरना है, एक ही उसका आंसर है, यस या नो का। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिमेन अनचेंज। लर्नर रिस्पॉन्ड एक्टिवली और मूव एट हिज ओन स्पीड। जो सबसे बड़ी बात है इसमें आ रही है कि एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा और अपनी ही स्पीड के मुताबिक चलेगा तो बच्चा सीख पाएगा। उसके बाद है जी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। इन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग द फ्रेम साइज इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी इसमें साइज़ बड़ा हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट का। इट इज़ फॉलोड बाय मल्टीपल चॉइस आंसर्स ओनली वन ऑफ विच इज़ करेक्ट। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग में हम बच्चे को सिर्फ एक सवाल का एक ही जवाब बता रहे थे,
तो मगर यहाँ पे हमने MCQs टाइप जितने भी आंसर क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। यानी एक सवाल के 3-4 जवाब बच्चे को दिए जाते हैं, बच्चे ने उसमें से जो दुरुस्त होता है उसको मुंतखब करना होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ द मटीरियल। If he choose the correct answer, he is then presented with new information. If this answer is incorrect, he is told why it I wrong. यानी अगर वो गलत बता रहा है तो उसको बताया जाता है कि तुमने यहाँ पे गलत बताया है और क्यों गलत बताया है। एंड ही रिटर्न्स टू मेन स्ट्रीम टू री रीड द इंफॉर्मेशन और क्लियर द कंसेप्ट। यानी उसको दोबारा से वापस उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि अगर आपने ये आंसर गलत बताया तो आपको ये दोबारा से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। फाउंडर देखते हैं जी हमारे पास ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के फाउंडर कौन कौन से। ब्रांचिंग प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन ए क्रॉडर, हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज क्रॉडेरियन प्रोग्राम इन 1954। इसको कहा जाता है इंट्रेंसिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में बी प्रोड्यूस फॉर यूज़ ऑन टीचिंग मशीन और इन अ बुक फ्रॉम कॉल्ड स्क्रैम्बल टेक्स्ट बुक। यानी इसको टेक्स्ट बुक के ज़रिए पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको स्क्रैम्बल टेक्स्ट बुक बोलते हैं। और इसको ये समझा जाता है कि इंसान अपनी अंदरूनी तहरीकात के ज़रिए इस प्रोसेस के ज़रिए गुज़रता है और सीखता है। इसमें डायग्राम में देखते हैं द फिगर शोज़ द मेन लाइन एंड ब्रांचेस। एन एरर ऑन एनी स्टेप may lead to subsequence or branch and then after certain instruction back to the main line and so on. Answers are called remedial frame. ये यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम बनाई है, यानी मेन फ्रेम 1, 2, 3 एक क्वेश्चन बच्चे से पूछा जा रहा है और उसके बाद RF रेमिडियल फ्रेम यानी उसके जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के सवाल के अल्टरनेटिव आंसर्स हैं वो सारे के सारे इसमें दिए जाते हैं। उसको RF 1, 2 और 3 का नाम दिया जाता है यानी रेमिडियल फ्रेम का। उसमें से अगर बच्चा सही जवाब देगा तो उसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दिया जाता है और अगर बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो उसको वापस उस टॉपिक को रिपीट करना पड़ता है। ये मेन फ्रेम 1, 2 इसमें भी जितने भी स्टेप्स हैं उनको स्टेप का नाम नहीं दिया जाता, फ्रेम्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के क्या हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव। स्टूडेंट इसमें बहुत एक्टिव होगा तो वो नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकेगा। अगर वो आपको बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो टीचर मजबूरन उसको वही लेसन दोबारा से पढ़ाएगा और उसको कहेगा कि इस लेसन को रिपीट करे। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट है, फौरी तौर पर उसका हासिल वसूल मिल जाता है। गलत है तो आपको वही टॉपिक रिपीट करना पड़ेगा और अगर दुरुस्त है तो आपने नेक्स्ट पे चला जाना है, यानी इनाम और सज़ा और जज़ा फौरी तौर पर मिल जाती है। प्लान्ड एंड प्रीपेयर्ड प्रोग्राम होता है, सब कुछ पहले से प्लान किया होता है और प्रीपेयर होता है, मौके पर इसकी प्रिपरेशन करने का टाइम बहुत कम होता है। नीट टेम्परामेंट, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बाज़ औक़ात बच्चे अपना टेम्परामेंट खो देते हैं और टीचर्स भी सारे प्रोसेस से उकता जाते हैं एक ही चीज़ को बार बार करवाने से कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हों तो वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। रिटन मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड, इसमें जितनी दफ़ा भी बच्चे को लिखना पड़ेगा और टीचर को भी वो बात बार बार रिपीट करवानी पड़ेगी जब तक कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। इससे भी थोड़ी सी उकताहट हो जाती है और लोग इस जो टीचिंग मेथड है इसको फोकस कम करते हैं। इसमें लिमिटेशंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग की क्या है जिस सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इस मेथड में जो स्टूडेंट और टीचर्स का डायरेक्ट रिलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे ने अपनी एबिलिटी के मुताबिक पढ़ना है तो ज़ाहिर बात है टीचर ने तमाम बच्चों पर तवज्जो देनी है, तो वो नेक्स्ट जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो ज़रा कम होता है स्टूडेंट और टीचर का। समटाइम्स स्टूडेंट्स लूज़ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि बार बार एक चीज़ करने की वजह से स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी अपना इंटरेस्ट भी लूज़ कर जाते हैं और उनमें मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है। स्पीच इज़ इम्पोर्टेंट एंड देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें बच्चे के बोलने को और लिखने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये नहीं कि एक तजर्बा हासिल हो गया और उसी की बुनियाद पर आगे चल पड़ेंगे, वो उसी क्लास को उसी टॉपिक को रिपीट कर करके उसको दोबारा से अपनी एबिलिटीज़ शो करने के बाद आगे
आगे जाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड लर्नर चॉइस, इसमें लर्नर्स को जो चॉइस है वो उसमें ऑप्शन नहीं है, उसने करना है तो वो एक टॉपिक करना ही करना है। इट इज़ नॉट यूज़फुल मेथड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए ये बहुत यूज़फुल मेथड नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का IQ लेवल डिफरेंट होता है और बाज़ का एक टॉपिक्स में बच्चा अटक जाता है मगर आगे चलकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। कोऑपरेटिव लर्निंग है जी, इसके बाद हमारा टीचिंग मेथड। कोऑपरेटिव जैसे नाम से ज़ाहिर है कि मिलजुल कर काम करना कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्स मैनी फॉर्म्स विद इन क्लासरूम्स, यानी क्लासरूम में हम इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 members who work on same assignment or project together in such a way that each group member contribute to the learning process and then learn all the basic concepts being taught। यानी 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनको मुश्तरका तौर पर एक असाइनमेंट दे दी जाती है या प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिस पर वो सारे लोग मिलकर काम करते हैं और अपनी अपनी फिर एफ़र्ट के मुताबिक उस असाइनमेंट्स को या प्रोजेक्ट को सबमिट करवाया जाता है। इसमें इनफरादी तौर पर और ग्रुप के तौर पर तमाम लोग काम करने के ज़िम्मेदार होते हैं और उसके नताइज के भी ज़िम्मेदार होते हैं। अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है तो प्राइज़ सबको सेम मिलता है और अगर बहुत बुरा बना है तो पनिशमेंट सबको सेम मिलती है। ये फीचर्स हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या कुछ हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इसमें, यानी स्टूडेंट अगर 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो तमाम लोगों का आपस में रब्ता होगा और एक दूसरे से मिलने जुलने से सोशल वैल्यूज़ और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ेगा उनका। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, इनफरादी तौर पर हर बंदे को पता चलता है कि उसमें क्या खसूसियत है और उसके ग्रुप के बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि ये बंदे में क्या कौन सा काम ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, जब 3-4 लोग मिल जाते हैं काम करते हैं तो उसमें सोशल स्किल यानी माशरे में रहने सहने के आदाब परवान चढ़ते हैं। पॉजिटिव जो होती है आज़ादी वो हासिल होती है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं और आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है और रिलेशंस पॉजिटिव तरीके से आगे चलते हैं। ग्रुप एवेल्यूएशन हो जाती है, हर ग्रुप काम अपना जमा करवाता है और उसकी प्रेजेंटेशन देता है और उससे दूसरे लोग उनको एवेल्यूएट करते हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताए जाते हैं। कोऑपरेशन ईच अदर, एक दूसरे के साथ ताउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे दोस्ती के ताल्लुकात भी मज़बूत हो जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है जी हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग के? अलाउ डिस्कशन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने का मौका मिलता है और डिसीजन करने का भी। क्रिएट्स एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, और लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे लोग अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करते हैं। बूस्ट स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और स्टूडेंट्स में नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कायदाना सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं और पता चलता है कि बच्चा ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। प्रमोट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 4-5 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उनमें ज़िम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फोकस ऑन सक्सेस फॉर एवरीवन, और हर शख्स अपने प्रोजेक्ट को, अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि हमारा नाम सक्सेसफुल होने वाले स्टूडेंट्स में शामिल हो। उसके बाद हम देखते हैं जी डिसएडवांटेजेस कौन कौन से इसमें। स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन अदर्स, बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना काम दूसरों के कंधों पर डालकर खुद साइड पर हो जाते हैं, इससे उनमें काम चोरी की आदत पड़ जाती है। इसलिए ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि तमाम स्टूडेंट्स सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लॉट ऑफ टॉकिंग होती है इसमें, टॉपिक से हटकर बातें होती हैं और टॉपिक से हटकर रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट टू ग्रेड, इसमें ग्रेडिंग करनी मुश्किल हो जाती है। अगर ये 4 बच्चों ने मिलकर एक असाइनमेंट बनाई है तो मुश्किल हो जाता है ये जज करना कि किस बच्चे ने काम बहुत ज़्यादा किया है और किसने बिल्कुल बहुत कम किया है और उसको ग्रेड क्या दिया जाए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कम हो जाता है। जब 2-3 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं तो 1-2 बच्चों के कवर हो जाता है काम करने, एहसास ज़िम्मेदारी कम हो जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास रोल प्लेइंग ड्रामा, यानी ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लाइक प्रोज एंड पोइट्री।
इट इज़ आल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एज वेल एज डिवाइस ऑफ ट्रेनिंग। यानी ड्रामा लिटरेचर का ही किस्सा है, जिस तरह के हमारे पास प्रोज और पोइट्री होती है, और इसको हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सिखाने के लिए भी। इट इज़ इफ़ेक्टिवली यूज्ड फॉर टीचिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज एंड इवेंट्स। जैसा कि हमें पहले से ही इस चीज़ का पता है, जहाँ पे ड्रामा या रोल प्लेइंग की बात आती है, इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को कुछ स्टोरी सिखा रहे हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि माजी में हो चुके हैं। द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी जो वक्त गुजर चुका है उसको तो हम रिपीट नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी ड्रामाइज्ड बाय रोल प्लेइंग। लेकिन रोल प्ले करने से हम मुख्तलिफ़ किरदारों को वाज़े करके बता सकते हैं कि हमारे तारीख़ के हीरो ने क्या क्या किरदार अदा किए हैं और किस किस तरह से काम किए हैं। द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी मेड मोर इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। और जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और दिलचस्प अंदाज में बनाकर बच्चों के सामने इसको पेश किया जा सकता है, और इसका बहुत बड़ा असर भी होता है कि बच्चे वैसा बनने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी रोल प्लेइंग का? इट इज़ अ ड्रामेटिक स्ट्रेटजी द स्टूडेंट टीचर हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर एक प्ले बनाते हैं जिसमें बिलफर्ज हम लोग स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, स्टूडेंट्स ही रोल अदा करते हैं टीचर्स का, और उसी तरह क्लास को अरेंज किया जाता है और जिस तरह टीचर पढ़ा रहे हैं उसी को स्टूडेंट्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट टीचर्स हैज़ टू टीच अ स्मॉल लेसन्स टू हिज ओन कोलीग्स। Assuming them secondary class students, they have to act as students. Every student has to teach a lesson in a rotation. The teaching is followed by discussion and suggestion which are given for the modification and improvement of behavior. ये एक बहुत बड़ा मेथड है ट्रेनिंग के लिए भी, जिसमें टीचर्स बेशक बैठे हों ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे सामने क्लास बैठी हुई है और 6th 7th की 9th 10th की, और अपने अपने लेसन प्लान्स को प्रिपेयर किया जाता है और फिर डेमो दिया जाता है, यही समझ कर कि क्लास बैठी हुई है और उसको पढ़ा रहे हैं। ये एक ट्रेनिंग मेथड भी बहुत इफ़ेक्टिव है इसका रोल प्लेइंग का, लेकिन बच्चों को और स्टूडेंट्स को खुद भी छोटे छोटे रोल अदा करने का मौका मिलता है हिस्ट्री के मुतालिक, और अपनी इर्द गिर्द जितनी भी लाइफ में वो मुख्तलिफ़ किरदार देखते हैं उनकी कॉपी करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल प्लेइंग क्या है जी? सबसे पहले स्टोरी शुड बी इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो भी आप स्टोरी सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को रोल प्ले करवाना चाह रहे हैं और रोल सिखाना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कंटेंट शुड बी फुल ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी कंटेंट है वो भरपूर होना चाहिए कि उसमें बच्चों की फलाह व बहबूद हो, सिर्फ टाइम पास ना हो। रोल शुड बी इनकरेजिंग एंड इफ़ेक्टिव। जितने भी रोल अदा बच्चे कर रहे हैं उससे बच्चों को इनकरेजमेंट मिले और वो इफ़ेक्टिव हो। डायलॉग शुड बी एक्टिव एंड अलाइव एंड शॉर्ट। यानी जितने भी डायलॉग बोले जाएं उनमें ज़िंदा दिली का सबूत हो और वो इस तरह से हों कि बच्चों पर असर छोड़ें, और छोटे छोटे फ़िक्रे हों, बहुत लंबे ना हों। शुड बी कोऑर्डिनेशन अमंग द एक्टिविटीज़ एंड डायलॉग्स। यानी डायलॉग और एक्टिविटी के दरमियान पूरी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायलॉग कुछ बोल रहे हैं और परफॉर्म कुछ और हो रहा है। ड्रामा अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट। जितना जो भी ड्रामा हो वो बच्चों के लेवल के मुताबिक हो, और ड्रामे का साइज़ जो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ड्रामा शुड नॉट हिट एनी रिलीजन। जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ रिलीजन से होते हैं। हमें ड्रामा बनाते हुए और बच्चों से रोल प्ले करवाते हुए किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे बच्चों की दिल आज़ारी हो। शुड बी इफ़ेक्टिव फॉर डेवलपिंग फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों में डेवलप करनी चाहिए कि फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग को। डायलॉग शुड बी सिंपल एंड ईजी। इट शुड बी सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। ड्रामे को तारीख़ी तौर पर बनाते हुए सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि बच्चे इससे कुछ सीखें, उसके साथ साथ बच्चों को एंजॉय करने का भी मौका देना चाहिए और तफरीह के भी, ताकि बच्चे को एक ड्रामे में, एक किरदारों में दिलचस्पी पैदा हो। अगर बिल्कुल बोर एक टॉपिक होगा तो बच्चे उससे उकता जाएंगे और उसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं करेंगे। एडवांटेज क्या है जी रोल प्लेइंग के? सबसे पहले अपॉर्चुनिटी फॉर रिहर्सल इन क्लासरूम। क्लासरूम में डिफरेंट मुख्तलिफ़ किरदारों को परफॉर्म करने की रिहर्सल करवाई जाती है स्टेज पर करवाने से पहले, तो उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस होता है और आपस में कोऑपरेशन भी उनका बढ़ता है। स्टूडेंट टीचर अंडरस्टैंड ईच अदर।
स्टूडेंट और टीचर्स भी एक दूसरे को समझते हैं, बच्चों को पता चलता है कि हमारा टीचर हमसे क्या तवक्का रख रहा है। इसी तरह टीचर को पता चल जाता है कि मेरे किस स्टूडेंट में क्या करने की एबिलिटी है, उसके मुताबिक वो नेक्स्ट उसको रोल परफॉर्म करने के लिए देता है। यूज़फुल फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल्स, इससे बच्चे में सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ हिज बिहेवियर, और जैसा बच्चा किरदार अदा करता है आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे में वैसी ही तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। बिलफर्ज वो अगर किसी ताजर का किरदार अदा कर रहा है या किसी पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा है तो उसके रवैये में आने वाले दिनों में वैसी ही तब्दीली पैदा होगी। अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है रोल प्लेइंग के? सबसे पहले आर्टिफिशियल सिचुएशन गिव्स ओनली इंजॉयमेंट एंड फ्यू स्टूडेंट्स लर्न वैल्यूज, यानी ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है जिसमें इंजॉयमेंट तो हो जाती है लेकिन जो वैल्यू सिखाने की कोशिश की जाती है वो चंद ही बच्चे सीख पाते हैं। समटाइम्स टीचर्स कैन नॉट क्रिएट रियल सिचुएशन एंड स्टूडेंट्स लूज देयर इंटरेस्ट। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो सूरत हाल होती है, जिस तरह की सिचुएशन होती है वैसी क्रिएट नहीं हो पाती, तो वो एक मजाक की सूरत हाल बन जाती है और बच्चे बाद का तो उसमें अपनी एम्बेरसमेंट फील करते हैं और परफॉर्म करने वाले बच्चे अपना इंटरेस्ट भी ख़त्म कर देते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, इसको स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस रिहर्सल के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह इस टॉपिक के लास्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। आपको टॉपिक पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।